बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हमजा शफीक। तो जनाब, ट्राई नेशन सीरीज का आज ये तीसरा मैच और काइंड ऑफ सेमीफाइनल है। जो जीता फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और जुमे के रोज उसका मुकाबला होगा न्यूजीलैंड के साथ। इस वक्त साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, क्योंकि अब बैटिंग ट्रैक कंसीडर किया जाता है और अपेरेंटली ऐसा लग रहा है 264 फॉर 4 इस वक्त साउथ अफ्रीका। टिम्बा बवूमा आउटस्टैंडिंग रहे, 82 रन की उन्होंने इनिंग्स के लिए। और इसके साथ साथ और अगर लंबी फहरिस्त देखी जाए तो 22 रन जोरजी, 83 रन डेविडेंट ने किए। उसके बाद 52 रन की क्लासन इनिंग्स अभी खेलकर मौजूद हैं। ये सारी सूरत चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर क्रिकेट नेशन की बात की जाए तो इंडिया ओडीआई खेला अगेंस्ट इंडिया इंग्लैंड, उन्होंने 356 रन बना दिए अहमदाबाद में। उसके बाद श्रीलंका ने 214 रन बनाकर भी इतने डिफेंड कर लिए और 49 रन से अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने ये मैच जीत लिया है। ये सारी सूरतें पर बात करते हैं जी। चैंपियन ट्रॉफी के जो स्क्वाड फाइनल हो गए 11 फेब जो लास्ट डेट थी स्क्वाड फाइनल करने की, तो वो गुजर चुकी है। कुछ टीम्स ने तब्दीलियां की हैं। इंडिया ने जैसे चक्रवर्ती को ऐड किया है, राणा एक है उनके बॉलर, चूंकि जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए, उनको ऐड किया है। इस सारी सूरत पर बात करते हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब वीडियो मौजूद है। इसके साथ सहमद सईद ने में ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। सलमान भट्ट साहब, टॉस बहुत मैटर कर रहा है पाकिस्तानी कंडीशन में भी। देखा नेशनल स्टेडियम में भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। कप्तान ने भी कहा था हम जीते, हम भी बैटिंग करते हैं क्योंकि बैटिंग ट्रैक्स हैं। लेकिन यहां पर मैं आपसे समझना यह चाहूंगा कि अगर ड्यू फैक्टर होता है, और यह भी बताइएगा यूजुअली कराची में ड्यू फैक्टर होता है सेकंड इनिंग में, देन व्हाट विल हैपन? देखिए, ड्यू होता ही सेकंड इनिंग में। जी जी, ड्यू का कोई लेना देना नहीं है दिन के साथ। ड्यू तो शाम में होती है और जब होती है तो टका के होती है। तो अब यहाँ पर ऐसा है हमजा के ड्यू फैक्टर पाकिस्तान ने ऑब्वियसली जितनी प्रैक्टिसेस की हैं उसमें थोड़ी बहुत उन्होंने ड्यू देखी है। आई डोंट नो कि इसके मुतालिक उनका क्या ख्याल है, क्योंकि आपने कहा कि कप्तान कह रहे थे वो टॉस जीतते तो पहले बैटिंग ही करते। तो शायद जब वो प्रैक्टिस में आए होंगे एक दिन पहले, 2 दिन पहले, तो शायद शाम के वक्त बहुत ज्यादा ओस नहीं होगी, शायद उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा मैच पे। तभी अच्छा सलमान भाई, अगर एक टेक्निकल इशू आ रहा है वीडियो लिंक में, एक कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी दोबारा। आप जरा कॉल मिलाते हैं। उसके बाद अहमद सईद साहब, जिस तरह से सलमान भी कहते हैं कि सेकंड इनिंग में डेफिनेटली सेकंड इनिंग में ही ड्यू आता है, लेकिन मैच अगर 9-10 बजे शुरू हो तो पहले इनिंग्स में भी आ सकता है। तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? और ये जो अब डेबिडेंट रहे तो नहीं ब्रिड्स की, अब इन्होंने 2 इनिंग्स में 200 से ज्यादा रन बना लिए। लेकिन जहाँ तक नेशनल स्टेडियम की आपने बात की है, यहाँ पर ड्यू की उम्मीद तो है। मैं जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक तो कल रात भी वहाँ पर ड्यू पड़ी थी, और अगर ये ड्यू होती है तो जाहिर है कि उसमें साउथ अफ्रीका ने जो अपना लाइनअप आज खिलाई है उसमें उन्हें 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स जो है उन्हें आज खिलाए हुए हैं। तो यकीनन ये वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है इस मैच को डिसाइड करने में। फिल वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो 4 आउट करने में कामयाब हो गई है, और अगर पाकिस्तान की टीम 300-325 के रन में इनको कंटेन करने में कामयाब हो जाती है तो जो नेशनल स्टेडियम कराची है उसका रेसेंट रिकॉर्ड भी ये बताता है, उसका पास्ट रिकॉर्ड भी ये बताता है कि यहाँ पर इतने रन आम तौर पर बन जाया करते हैं। जो लास्ट 5 ओडीआई मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं उनमें 286 यहाँ का एवरेज स्कोर है। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितने ज्यादा रन यहाँ पर बनते हैं। तो पाकिस्तानी फैन जो इस वक्त बेसब्री से विकेट गिरने का इंतजार कर रहे हैं और जो इस वक्त ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा रन कंसीड हो गए हैं, तो पाकिस्तान अगर 325 के अंदर भी उनको कंटेन करने में कामयाब हो जाता है साउथ अफ्रीका को, तो ये एक मुनासिब स्कोर होगा नेशनल स्टेडियम के हिसाब से। जो आखिरी 6 ओडीआई मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं उनमें से कोई मैच भी ऐसा नहीं है जिसमें किसी टीम ने 290 से कम रन यहाँ पर स्कोर किए हों। तो ये बताता है कि कितने ज्यादा रन यहाँ पर बने। अच्छा वैसे सब दूसरे इस मैच के लिए उनके मेरे ख्याल 5 खिलाड़ियों ने दोबारा से इस टीम को ज्वाइन किया है। अभी भी वो बड़े नाम नजर नहीं आ रहे, जैसे रबाडा हो गया, मार्को जेंसन हो गए। अभी ये जो आए हैं इन्होंने भी कल ही मार्को जेंसन और ये जो वैंडर डूसन है, ये लोग इन्होंने लेटर ऑन टीम को ज्वाइन करना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और हेनरिक क्लासन जो है वो भी कल पहुंचे हैं, तो आज के मैच में वो आपको एक्शन में नजर आ रहे हैं। वो जरा अपने आप को फाइन ट्यूनिंग कर लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। और जो इससे पिछला जो प्रीवियस मैच खेला गया न्यूजीलैंड के साथ जो उन्होंने मैच खेला उसमें आपने देखा होगा कि बिल्कुल ही जो है वो यंग स्क्वाड उन्होंने ठीक है। सलमान भाई कंटिन्यू कीजिएगा। हम अब बैटिंग की बात करते हैं। टॉस जीत कर चुके हैं, बैटिंग की और अच्छा खासा 274 फॉर 4 इस वक्त साउथ अफ्रीका। और जिस तरह की इनिंग्स टिम्बा बवूमा ने खेली है, एज ऑलवेज वो हमेशा से अच्छा परफॉर्म करते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो अभी हेनरिक क्लासन 56 रन पर मौजूद है। हमारे बॉलर्स बेबस दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बात है कि एक वजह तो उसकी ड्यू भी हो सकती है। सेकंड टाइम जो है अगर बहुत ज्यादा पड़े तो बैटिंग को फायदा हो जाता है सेकंड टाइम, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी सी पड़े और लेट्स से कि आपने स्प्रे किया ग्राउंड में, और स्प्रे कंट्रोल करता है काफी हद तक ड्यू को, लेकिन जो उसका हिस्सा पिच पे पड़ना है वो पड़ता है। और एट टाइम्स हम देखते हैं कि सेकंड टाइम थोड़ा सा ज्यादा स्पिन होता है। तो जो टीमें 2-2 स्पिनर्स के साथ खेल रही हैं वो शायद सेकंड टाइम वो थोड़ा सा स्पिन का एडवांटेज देखती हैं। नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2 जो कि बड़ी रियलिटी है वो ये है कि पाकिस्तान चेस में वनरेबल है।
पाकिस्तान के 4 प्लेयर कम बैक कर रहे हैं, एक प्लेयर है जो अभी खेल तो नहीं रहा लेकिन उसका अभी डेब्यू होना है। आप एक मैच के बाद मिडिल ऑर्डर में जिस लड़के ने पिछली 2 सीरीज में रन किया, आज वो 1-2 मैचों के फेलियर के बाद वो बाहर है, उसकी जगह साउथ शकील आए, इनका भी 1.5 साल बाद कम बैक है। सो जब आप पे कम बैक होता है, चेस का प्रेशर होता है, वैसे ही आप चेस में वनरेबल है, तो दूसरी टीमें ये चीजें नोट करती हैं और वो इस पे कैपिटलाइज करती हैं खुद पहले बैटिंग करके, और आपसे कहती हैं कि आप चेस कीजिए। और फिर टोटल सेटिंग भी उनकी देखिए कि अभी क्लासन खेल रहे हैं, वीरेन खेल रहे हैं, पीछे से बॉश ने आना है, तो ये पॉसिबल है कि अगर ये एंड तक खेल गए खुदा न खास्ता तो ये तो स्कोर 340 से ऊपर ले जाएंगे। तो अच्छा, फिर जितना मर्जी अच्छा बैटिंग कंडीशंस हो, 340 या 325 से ऊपर की जो चेज है उसमें फिर 2 बैट्समैनों को बड़ी बारियां लेनी पड़ती हैं, या 3 से 4 को रन करने पड़ते हैं, फिर ही जाके रन के करीब पहुंचते हैं आप। और जो 300 का एक टैग लग जाता है उसका प्रेशर अलग से है। मोहम्मद हसनैन को खिलाया गया इसमें और 6 ओवर्स 45 रन। साउथ शकील तो चलो हम बैटिंग में देख लेंगे, लेकिन अगेन वही बात, फ़हीम अशरफ की बात की जा रही थी। चलें, अच्छा है आकिब जावेद की जगह मोहम्मद हसनैन को ट्राई कर लिया गया चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। तो ये डोमेस्टिक में तो हमने देखा आउटस्टैंडिंग रहे, इन्होंने बड़े टॉप बॉलर रहे, लेकिन अभी कुछ उस तरह की वेरिएशन इनकी नजर नहीं आई। सिर्फ पेस थी, लेकिन आप समझते हैं पेस भी इनफ थी जो इनकी यूजुअली होती है? देखिए, थोड़ा सा शायद डाउन ऑन पेस रहे हैं। मैंने इनकी बॉल टू बॉल बॉलिंग तो नहीं देखी, लेकिन जितना थोड़ा बहुत देखा है उसमें रिदम में नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। आई डोंट नो अब वो फिटनेस को लेकर है या इनकी तबीयत कैसी है, आई डोंट नो। कई दफा वाटर कंटेंट कम होता है, उससे भी फर्क पड़ता है, बट क्यों नहीं है? व्हाई आर वी नॉट रेडी? यहाँ पर बाहर की टीमें आई हैं जिनका क्लाइमेट, जिनके मुल्कों में समर चल रहे थे, और वो इधर हमारे तकरीबन विंटर टाइप मौसम है थोड़ा बहुत, उसमें आके खेल रही हैं। वो कई अरसे बाद पाकिस्तान आ रही है, उनको कोई मसला नहीं हो रहा। हमारा कोई लड़का है, किसी को पेट खराब हो जाता है, किसी का फ्लू हो जाता है, कोई किसी का कुछ मसला है, किसी का कुछ मसला है, तो व्हाई आर वी नॉट रेडी? वो जो हमारी एक टीम होगी जो इनकी लुक आफ्टर कर रही होगी, इनके रेस्ट की, इनके खाने पीने की, इनकी डाइट की, उनके क्या जवाब है कि क्यों ये लड़के जो है रेडी नहीं है? अगर ये ऐसा है, अगर ये लेथार्जिक है, अगर ये अप टू द मार्क नहीं है, तो फिर सवालिया निशान तो पैदा होगा ना। बिल्कुल इसी तरह है। और अहमद सईद साहब, जरा ये इनके बारे में बता देना, हम बात करें मोहम्मद हसनैन की डोमेस्टिक। और एक और बड़ा कंसर्न है हमजा, एक बड़ा कंसर्न है कि हमने एक स्पिनर खिलाया इसलिए कि वो मिस्ट्री स्पिनर है। वो कोई मिस्ट्री नहीं लग रही किसी को खेलते हुए। साउथ अफ्रीका का डेब्यूटेंट है, पहले मैच में उसने 150 किया, आज भी 80-82 रन किए हैं। कोई मसला नहीं लग रहा था उसको खेलते हुए, इब्रार को, ना ही बबूमा को लग रहा था, ना ही अभी वालों को कोई मसला लग रहा है। तो अगर ये मिस्ट्री इतनी ही सुलझी हुई है तो फिर हमें इससे क्या एडवांटेज होगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि हाउ ही गोस, क्योंकि इज ओनली रेगुलर स्पिनर। जी अच्छा भट्ट साहब, आपने टीम एनवायरनमेंट की बात की है, अभी जो ब्रिड्सकी की भी आप बात कर रहे हैं, ब्रिड्सकी और टेम्बा बबूमा के साथ कुछ शाहीन आफरीदी की भी यूं कह लीजिए कि एक इंसिडेंट हुआ है। आज उन्होंने गुस्से में कुछ बात की है, उसके बाद तकरीबन 1 ओवर तक ये मामला जो है वो चलता रहा है, और जब उन्हें आउट किया टिम्बा बबूमा को तो प्लेयर्स ने आकर कुछ रिएक्शन भी दिए हैं। तो क्या ये टीम यूनिटी को दिखा रहा है, उसको जाहिर कर रहा है, या ये कोई डेस्परेशन है कि विकेट ना मिलने के अंदर जो है वो मायूसी का शिकार हो गए और उसके नतीजे में जाकर उन्होंने उनके ऊपर जो है बातें करना शुरू कर दी? और फिर टिम्बा बबूमा को आउट करके साउथ शकील भी, जो आमतौर पर बहुत कूल कस्टमर हैं, जो आमतौर पर इस तरह किया नहीं करते, उन्होंने बहुत एग्रेशन का मुजाहरा किया है। तो क्या ये डेस्परेशन थी विकेट ना मिलने की, या टीम यूनिटी को जो है वो जाहिर कर रही है ये बात? देखिए, टीम यूनिटी जो है उसका मुझे नहीं समझ आ रही कि उसको मैं कैसे लिंक करूं, बट बात यह है कि रन आउट हुआ है टेम्बा बबूमा, रन आउट करके आप कौन सी एग्रेशन दिखाना चाह रहे हैं? पर रन आउट तो होता है या ब्रिलियंट फील्डिंग का नतीजा, या वो होता है मिस कम्युनिकेशन का नतीजा, मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा। अब ये हालत आ गई है कि रन आउट करके भी अगर आप लोगों ने, मतलब मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर रन आउट के बाद एग्रेसिव एक्शंस दिखाए गए हैं तो दिस टेल्स यू कि ये फ्रस्ट्रेशन है। ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन है, पार्टनरशिप लगी हुई थी, वो आउट नहीं हो रहे थे, रन्स भी बन रहे थे, और ये मैच सेमीफाइनल की हैसियत रखता है इस ट्राई सीरीज में। जो ये जीतेगा उसने आगे जाना है। तो हालात जो है, सिचुएशन जो है, टाइम्स आपको अग्रेसिव बना देती है, बट देन जो टॉप प्लेयर्स होते हैं वो, मतलब सेलिब्रेशंस को भी, उनका भी कोई कॉन्टेक्स्ट होता है ना, कि अब आपने रन आउट करके जो है वो अग्रेशन दिखानी है, तो फिर अब बिल्कुल एग्रेसिव हों तो जरा अपनी परफॉर्मेंस पे एग्रेसिव हों। बट साहब, नसीम शाह अगेन 9 ओवर करवा चुके हैं, 60 रन हैं विदाउट गेटिंग एनी विकेट। नसीम शाह का फॉल्ट आपको कहां पर नजर आ रहा है? क्या मसला है उनके कोई रिदम में? हालांकि स्टार्ट में हमने देखा कि अच्छे रिदम पे बॉल कर रहे थे, 1-2 ओवर के बाद डाउन डाउन डाउन, और फिर एंड पे आके तो बिल्कुल ही डाउन हो गए। खुद से फ्रस्ट्रेशन उनके शो हो रही थी, थके थके से फील हो रहे थे। तो अगेन वही आप वाली बात कि एनवायरमेंट उनका चेंज हुआ है और ये पहले से थक गए।
मसला यही है ना कि ये आपको फिटनेस रिलेटेड भी एलिमेंट नजर आता है, क्योंकि नया बॉल तो ये होता है कि 135-36 पे अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रही हो तो वो बैटर जरा शुरू में देखते खेलते हैं, वनडे 50 ओवर है, थोड़ा केयरफुल रह के खेलते हैं। लेकिन अगर आप ओल्ड बॉल के साथ आपके पास कुछ ऑफर करने को नहीं है, ना आपका रिवर्स हो रहा है, ना आप कोई मूवमेंट हासिल करने में कामयाब है, पेस भी अगर आपकी वही रहती है 135-36, तो फिर तो आप बैट्समैनों के लिए एक इजी डाइन इन है, मतलब वो तो आपको जो मर्जी खा पी जाएगा। तो इसमें ये है कि उनको थोड़ा सा अपनी जो है ना पेस को पे तवज्जो देनी होगी, मतलब विदाउट मूवमेंट विदाउट एनीथिंग तो आप 138-40 पे भी हैं तो आप मार ही खाएंगे पुराने गेंद से। तो नसीम आई थिंक ही डजंट लुक सॉरी ही डज लुक डाउन ऑन पेस, आई डोंट नो उसका क्या रीजन है, थोड़ी उनकी वो पेस नहीं आ रही जिस पेस पे वो बॉलिंग करते होते जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो अगर वो उससे नीचे रहेंगे तो फिर बैटर्स के लिए आसानी रहेगी उनके खिलाफ। बिल्कुल जी अहमद। अच्छा, इसमें नसीम शाह के भी अगर हम देखें तो इंजरी से पहले जो 14 मैचेस खेले थे उसमें उन्हें 32 खिलाड़ी आउट किए थे 17 की एवरेज से, और जब इंजरी के बाद से वो वापस आए हैं तो ये उनका 8वां मैच है, लेकिन उसमें उन्हें सिर्फ अब तक 10 आउट किए हैं। उनका इकोनॉमी रेट भी इंजरी से पहले 4.6 था और उसके बाद अब वो 6 से ज़्यादा के इकोनॉमी रेट से जो है वो रन कंसीड कर रहे हैं। तो यकीनन वो जो इंजरी वाला फैक्टर है जिसको फुल अच्छे अंदाज में रिकवर नहीं किया गया, उसके बाद वर्कलोड मैनेजमेंट भी का भी इशू रहा। तो नसीम शाह बॉल करते हुए भी यूँ लगता है कि बहुत ज़्यादा हमें थोड़ी लिथार्जिक लग रही है उनकी बॉडी, बहुत मुश्किल से वो भाग रहे हैं। तो ये वो इश्यूज हैं जिसकी वजह से नसीम शाह जो है वो यकीनन थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सलमान भी, अगर आपने ये लास्ट शॉट क्लासन का देखा हो जो ये छक्का मारा है उन्होंने 95-96 मीटर के तो छक्के वैसे ही मारे हैं, तो ये जो शॉट उन्होंने शाहीन अफरीदी, ये हमारे प्राइम बॉलर है, मेन बॉलर है, जो एक धाक बिठाने वाले होते हैं बॉलर, अब मेरा ख्याल वो बातें नहीं रही जिस तरह से इजीली क्लासन इन्हें खेल रहे हैं। ये देखे, ये ऐसे लगा कि जैसे नॉकिंग में पता होता है ना कि इधर ही बॉल आनी है, और आप कहते हैं ऐसा जरा मैं अब इसको टांग रखते थोड़ी स्वीप टाइप एक शॉट मार दूं, तो ये वो इन्होंने किया है। एंड दिस इज ऑब्वियसली नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। एक फास्ट बॉलर के लिए ये जो है ना, दिस शोज के बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गए में शाहीन अफरीदी, अगर स्टार्ट में इन स्विंग पे कोई विकेट मिल जाए तो मिल जाए। कह लीजिए क्लासन की ब्रिलियंस है नो डाउट, बट देन शाहीन फॉर हिम आई थिंक एंड वंस अगेन खाते में ही नहीं लाए वो उनको जिस तरह उन्होंने शॉट खेला है। अच्छा बट साहब, जो कराची का विकेट है आप भी यहाँ खेले हैं, वो बहुत मशहूर मैच है पाकिस्तान इंडिया का जिसमें 349 किया था इंडिया ने और 343 किया था बाद में पाकिस्तान ने चेज में। यहाँ पर इतना आसान है बैटिंग करना, ये क्लासन जिस तरह के छक्के मार रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को, और उसके बाद ओपनर यहाँ पर खास तौर पे बहुत मशहूर है रन बनाने में। आपकी अपनी माशाल्लाह 54 की एवरेज है नेशनल स्टेडियम कराची में, तो यहाँ बैटिंग करना इतना आसान है बाहर के लोगों के लिए आकर? देखिए, बैटिंग करना, बैटिंग पैराडाइज है पाकिस्तान के पिचेस, ये हमने बात स्पोर्ट्स फ्लिक्स में पहले भी की कि पाकिस्तान में जिस तरह रन बनते हैं दुनिया में इतने अच्छे पिच कहीं पर नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों को ही यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉलिंग का तजर्बा है ना, पाकिस्तानी ही यहाँ पर खेलते हैं, इन्हें पता होना चाहिए ना कि यहाँ पर बॉलिंग किस तरह की करनी है, और यहाँ पर जो बचते हैं बॉलर्स वो कैसे बचते हैं, उसके लिए आपकी यॉर्कर्स की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, चेंज ऑफ पेस की होनी चाहिए। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह बहुत प्रेडिक्टेबल है शाहीन, ये दीजिए एक और बिल्कुल सीधा एक और फ्लैट बैट सामने, बिल्कुल टेप बॉल वाली, ऐसा लगा जैसे लॉन टेनिस में कोई फोरहैंड मार रहा है। तो ये इसका मतलब है कि उनके लिए बहुत ही आसान है, ये बहुत ही अपने टॉप ऑफ हिज गेम है यानी। और देखिए एक बार फिर शाहीन जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज जो है ना स्पेल, वो उनको मतलब उनका तिया पांजा कर रहा है बैट्समैन, ऐसा लग रहा है आपको कि बिल्कुल बेबस है। अच्छा सलमान भी, आपके टाइम में जब पहले हमारी जो फास्ट बॉलिंग थी बड़ी पीक पे थी, प्राइम थी, उस टाइम पे क्या टैक्टिक्स यूज करते थे उस टाइम के बॉलर्स? अगर एक दो बाउंड्रीज पड़ जाती हैं और एक ही बैटर से पड़ जाती हैं तो क्या ऑल्टरनेट क्या होता है? उसको किस तरह से टीज किया जाए, उसको किस तरह से हटाया जाए कि वो रिदम से जरा हट जाए? तो उस तरह की टैक्टिक्स मेरा ख्याल ये हमारे आपके बॉलर तो भूल गए। देखिए यॉर्कर, देखिए अभी ये ट्राई किया इन्होंने यॉर्कर मारने की, थोड़ा सा मिस हुआ है और ये अच्छी फील्डिंग यहाँ पे हो गई है, लेकिन यॉर्कर पे बैट्समैन को शॉट बनाना पड़ता है, उसका जोर भी ज्यादा लगता है और उसको अपने रिस्ट से बहुत ज्यादा कह लीजिए कि पावर एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। तो यॉर्कर एक मुश्किल बॉल है और अगर अच्छी पेस पे हुआ तो बहुत चांसेस होते हैं कि उस पे बॉलर को विकेट मिल जाएगी, लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान के बॉलर वगैरह की होती थी या इवन आमिर की होती थी या जितने सुहेल तनवीर था, इवन वहाब रियाज बड़े अच्छे तेज यॉर्कर करते रहे। सो दिस इज समथिंग जो हम लोग मिस आउट कर रहे हैं और इसी वजह से जो डेथ में पाकिस्तान एक टाइम पे हमारे बॉलर्स की धाक बैठा करती थी कि जी पाकिस्तान के बॉलर नहीं होने देते आखिर में रन, अब यह है कि पाकिस्तान से रन नहीं रुक रहे आखिर में, और ये टेस्ट हो वनडे हो ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा बट साहब, इसमें यह भी हो सकता है कि अगर शाहीन मुस्तकिल स्ट्रगल कर रहे हैं डेथ में बॉलिंग करने में,
तो उनके ओवर पहले करवा लिए जाए, वो पहले ओवर करके अपना जो स्पेल है वो पूरा कर ले, 40 से पहले पहले कर ले। जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कौन करने को तैयार है आखिर में बॉलर। पहले 6 में 45 खा लिए हैं उसने हसनैन ने, और हसनैन जो है वो हालांकि पिछले मैचेस में उन्हें विकेट्स मिलती रही हैं, साथ साथ है टीम के जब से वो चैंपियंस कप के बेस्ट बॉलर हुए हैं, लेकिन उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में जब से वो आए हैं वो रिदम नहीं लग रहा, वो कंट्रोल नहीं लग रहा। और अगर वो इनिशियल ओवर्स में ही नहीं अपने आप को सेटल कर सकेंगे तो कैसे कप्तान उन पर डिपेंड करेगा आखिर के ओवर्स में। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के साथ साथ अभी रिजवान ने जिस तरह से स्टंप करने की कोशिश की, आज रिजवान की भी कीपिंग जो है ना आपको दिमाग नहीं रही, उन्होंने कैच भी छोड़ा, स्टंप्स भी छोड़े, इससे पहले एक मजीद कैच छोड़ा है, तो इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, इस वक्त ट्राई नेशन का काइंड ऑफ सेमीफाइनल ये मैच है। जो जीता उसका मुकाबला होगा न्यूजीलैंड के साथ फाइनल में जुमे के रोज, और इस वक्त 319 पे 5 खिलाड़ी आउट साउथ अफ्रीका के हो चुके हैं। बट सब बिलाखिर क्लासन से जान छूट गई, लेकिन द डैमेज हैज बीन डन। 87 रन की इनिंग्स खेल गए क्लासन। बिल्कुल जी, बहुत शानदार उन्होंने बारी ली, और ये अगले 20-25 भी बड़े आराम से कर सकते थे, और हमारी गुड लक हुई है कि ये देखिए लो फुल टॉस भी जो है ना, इसको जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि यॉर्कर अगर मिस भी हो जाए ना तो उसको हिट मारनी आसान नहीं, और ये हम लकी रहे हैं कि ये मिडल नहीं हुआ पूरा, वरना तो ये भी बाहर जा सकती थी, क्योंकि बड़े पावरफुल स्ट्राइकर है, और इस बॉल पे भी वो इतने एतमाद में होते हैं कि मैं इस बॉल को भी जो है ना बाहर फेंक दूंगा। तो इनका जो आउट होना है, जाहिर है इससे थोड़ा सा रन एग्रीगेट पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि बाकी आने वाले जो प्लेयर्स हैं पता नहीं है, बॉश इतनी क्रिकेट खेले नहीं है कि वो कितने हिटर है, और बिरेन जो है उनसे कोई ऐसी शॉट लग नहीं रही। सो क्लासन ही मेजर थ्रेट थे जिनको आउट किया, लेकिन आई थिंक इट माइट बी टू लेट। 321 बन गए हैं अभी तक, 14 बॉलें जो हैं वो बाकी हैं, और आई थिंक पाकिस्तान के बैटर्स के लिए एक बार फिर आगे लंबी मेहनत दरकार है। जी अहमद। अच्छा बट साहब, जो लंबा चेज होता है उसमें ओपनर का किरदार जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपके सामने तकरीबन इक्वेशन आ तो गई है, पाकिस्तान को 330-340 रन के करीब जो है वो हदफ को चेज करना होगा, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की, और फखर जमान और बाबर आजम की इनिंग्स जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, जबकि बाबर आजम के स्टैट्स भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, बहुत एतमाद से वो मैदान में उतरने की सलाहियत रखते हैं, और 50 प्लस की एवरेज, 57 की एवरेज बाबर आजम की यहाँ पर। एक साथ ही मैं एक और बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर तनवीर अहमद जो हैं उन्होंने एक मशवरा दिया है बाबर आजम को कि उनका जो मसला है वो चूंकि टेक्निकल ज़्यादा मेंटल है, तो उससे निकलने के लिए एक तरीका उन्होंने ये बताया कि जो उनकी अच्छी इनिंग्स हैं जो उन्होंने पास्ट में खेल रखी हैं उसको मोबाइल पर निकाल कर देखें, तो शायद उनको कोई उससे जो है वो मदद मिले। तो आप इस बात से कितना आप समझते हैं कि उनको मदद मिलेगी? इसमें एक ही चीज मिसिंग है कि वो ये भी बता देते हैं कि आईफोन पे देखनी है या सैमसंग पे देखनी है या एंड्रॉइड पे देखनी है, ये यूट्यूब खोलनी है। मतलब हद हो गई है यार। कोई मतलब किसी को जो टीवी पे बंदा बैठ जैसे ही कुछ भी कोई भी बात यह है कि ये तो सारी दुनिया को पता है, उनके साथ एनालिस्ट है, वो दिन दिहाड़े उनको बारियां दिखा सकता है, किसी के पास उसका एक बॉल पड़ा हुआ है। और ये बात तो मैं पता नहीं कितने हजार दफा हम कर चुके हैं कि ये टेक्निकल से ज्यादा मेंटल फेज होते हैं प्लेयर्स के ऊपर। ठीक है, एक प्लेयर यही अपनी टेक्निक के साथ बड़े बड़े रन्स करता है, और जब उसका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होता है तो ऑब्वियसली क्या कि मैसेज जो है बॉडी में वो ब्रेन से जाना है, और थॉट प्रोसेस ब्रेन में होता है। तो जब मैसेजिंग ठीक नहीं होती तो आगे रिएक्शन भी ठीक नहीं होता। तो पढ़ी लिखी बात है, ओके ठीक है, चले उन्होंने भी कर दी। बस मसला ये है कि थॉट प्रोसेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या हम उसको वो कंफर्ट जोन दे रहे हैं? ठीक है, हम तो उसको हर एक दफा नया चैलेंज उसके आगे रख रहे हैं, और वो भी अल्लाह का बंदा जो है वो थोड़ा सा शेल में चला गया है, जबकि इतने बड़े प्लेयर को, इतने एस्टेब्लिश प्लेयर को थोड़ा हेड ऑन लेना चाहिए चैलेंजेस को, थोड़ा अग्रेसिवली खेलना चाहिए और अपने आप को अनाउंस करना चाहिए। वो ऐसा लग रहा है कि थोड़े शेल में है, एंड आई थिंक कि उनको थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच करनी चाहिए, थोड़ा खुल के खेलना चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा बट साहब, अभी ये रिकैप में देख रहा था मैं कैचेस, पाकिस्तान के फील्डिंग सलमान अली आगा ने अभी एक ब्लाइंडर, उसके बाद स्लिप पे कैच लिया है। रिजवान, प्रेशर की बात हो रही थी, रिजवान ने आज 2 स्टंप्स छोड़े, 2 कैचेस छोड़े हैं, तो ये भी कोई प्रेशर है? लाइक अगर कप्तानी का तो प्रेशर ऑल्दो होता है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग कीपर को इस तरह का प्रेशर लेना, ये हमने पहली दफा पाकिस्तान में देखा है। हाँ, कामरान अकमल टाइम होता था, लेकिन वो कप्तान नहीं थे। देखिए एट टाइम्स हो जाता है ये। रिजवान जो है वो कैप्टन भी हैं और इतने लंबे अरसे से खेल रहे हैं, नो डाउट कि पाकिस्तान में अवेलेबल में बेस्ट विकेट कीपर है, बल्कि दुनिया के बेहतरीन विकेट कीपर्स में से है। किसी का भी एक आध बुरा दिन हो सकता है, लेकिन एक आध बुरे दिन को
आप किसी चीज पे लेबल नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, लड़कों की इतनी एक्टिविटीज हैं, इतनी मीडिया, यानी टूर्नामेंट शुरू होने वाला एक दिन पहले तक वो कभी तस्वीरों वाले के पास भाग रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी इनॉग्रेशन, कभी प्रैक्टिस, कभी कुछ। तो पीस ऑफ माइंड नहीं है। इट इज सो मच कमर्शियल, इट इज सो मच टू डू, ठीक है। और ये डेली बेसिस पे ऐसा करने में कई दफा इंसान जो है वो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजवान हो गए हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये चीजें अब ज्यादा आम होती जा रही हैं, तो प्लेयर्स को बहुत सारी डिफरेंट चीजों से कोप करना पड़ता है। सो आई रियली होप कि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट गेम्स में वो विल बी अप टू द मार्क। ये पाकिस्तान के जो आज तक के बेहतरीन कीपर्स गुजरे हैं ना, ये बिलाशुबा उनमें से एक। ठीक है। अच्छा, चूंकि अब ये ट्राई नेशन सीरीज की बात हो रही, तो अब पुरानी यादों की भी बात करें तो गालिबन सलमान भट्ट साहब की भी 126 रन की इनिंग्स अगेंस्ट इंडिया है। 2008 में एक ट्राई नेशन सीरीज खेली गई थी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के, जिसके फाइनल में भट्ट साहब ने 129 रन की इनिंग्स खेली थी मीरपुर में। तो ट्राई नेशन सीरीज की अगर बात करें तो 2002 से अब तक पाकिस्तान ने 6 बार जो है वो ट्राई सीरीज का फाइनल खेला है, और उनमें से एक ही फाइनल पाकिस्तान वो जीतने में कामयाब हुआ था, जिसमें भट्ट साहब ने सेंचुरी की थी। तो उसकी कुछ मेमोरीज अगर आप रिकॉल करवा लें भट्ट साहब एज ओपनर। देखिए, उसका तो यही है कि बांग्लादेश एक्सट्रीमली हॉट एंड ह्यूमिड, और वो मैच उस ट्राई नेशन में हम जो इंडिया से अपना पहला मैच था वो हम लोग हार गए थे। और ये फाइनल जो है, जाहिर है वो एक की मैच था, टाइटल जीतने वाला भी, और जाहिर है उस मैच को स्क्वायर वन करने के लिए भी। तो बस अल्लाह ने इज्जत दी। वहां पे पार्टनरशिप मेरी और यूनुस भाई की हुई थी। कामरान भाई अच्छा स्टार्ट लिया था, बट वो जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद यूनुस भाई के साथ मेरी खासी लंबी पार्टनरशिप। आप उस मैच को भी उठा के देख लीजिए कि 300 रन बनते किस तरह। 300 रन की अप्रोच क्या होती है कि पहले 20-25 ओवर एक पार्टनरशिप बिल्डिंग में गुजरते हैं। आप अच्छा खेलते हैं, आप पक्का खेलने की कोशिश करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आपकी विकेटें ना गुम हो। उसके बाद जब आपकी इनिंग्स डेवलप होती है, आप सेट होते हैं, फिर आप चांसेस लेना शुरू करते हैं, सेंसिबल चांसेस, बाउंड्री और उसके साथ सिंगल्स, डबल्स। उसके बाद आपके सामने खुल जाता है, बॉलिंग खुल जाती है, विकेट्स खुल जाती हैं, कंडीशन आपके सामने खुल के आ जाती है, फिर यू कैन प्लान योर इनिंग मच इजीली। और आप ये देख ले कि यहाँ पर भी न्यूजीलैंड ने जो 300 किए हैं कैसे किए हैं, साउथ अफ्रीका ने किए हैं तो कैसे किए हैं, पार्टनरशिप्स की हैं। आपको पहले 25 ओवर में 3-4 विकेटें नहीं अपनी गवा लेनी। आपको कोशिश करनी है कि आपके टॉप 3 जो है वो 25-30 ओवर खेलें, फिर आप 300 का प्लस का जो एग्रीगेट है ना, उसको आपका अच्छे चांसेस बन जाते हैं कि उसको आप आसानी से अबूर करेंगे। और चेस में भी आप ऐसा ही करते हैं। जरूरी नहीं होता कि आपने पहले 10 ओवरों में 100 करना है। आप इजी बिल्डअप लेकर भी चलते जाएं तो 50 ओवर बड़े लंबे आप रन कर सकते हैं। बट यू मस्ट बिलीव कि हमारे टॉप 6 इस काबिल हैं कि हम ये काम, कोई भी 2 बंदे अड़ जाएं वो 100 की इनिंग खेल सकते हैं, इतनी अच्छी पिचेस है। हमारा प्रॉब्लम ये है, हसनैन को ये वाला शॉट लाजमी देखिएगा। इंडिया की चूंकि भट्ट साहब बात हो रही है, इंडिया में की चूंकि बात हो रही है, तो भट्ट साहब जरा इस पर कमेंट आपका चाहूंगा। जसप्रीत बुमराह ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर हो गए, चैंपियंस ट्रॉफी से। अब कोई नीतीश राणा आई गेस सो, जो कि अर्शद राणा वो रिप्लेस कर रहे हैं, और आप चक्रवर्ती को भी स्क्वाड में ले आए। कल लास्ट डेट थी तो उन्होंने चक्रवर्ती को ऐड कर लिया। अब गालिबन 5 स्पिनर्स के साथ वो जा रहे हैं। तो बुमराह का बाहर होना इस टूर्नामेंट से क्या हर्ट कर सकता है इंडिया को इन कंडीशंस में दुबई की? देखिए, बुमराह अभी भी बाहर ही है और इंडिया फिर भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। बिल्कुल, आज 356 कर गया। उसके आने से इंडिया है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और वो दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं, और करंटली उनसे अच्छी बॉलिंग कोई नहीं कर रहा किसी भी फॉर्मेट में। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत वैल्यूबल है इंडिया के लिए। बट एट द सेम टाइम इंडिया के पास बैकअप भी बहुत अच्छा है, और इंडिया के जो हैवी रिलायंट है वो ज्यादा स्पिनर्स पे है इस वक्त, और उनकी बैटिंग फॉर्म में आ गई है। रोहित शर्मा ने पिछले मैच में 100 किया, विराट कोहली भी 50 रन कर गए हैं, श्रेयस अय्यर हर मैच में 50 कर रहे हैं, शुभमन गिल ने आज 100 किया, पिछले मैचों में भी रन किए। सो इंडिया के लिए कोई बहुत ज्यादा वरीसम साइंस नहीं है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी बिग ब्लोज हो गई है, स्टार्क भी बाहर हो गए हैं, हेजलवुड भी बाहर हो गया है, उनका पूरा का पूरा पेस अटैक बाहर हो गया, और ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम लग रही है। तो ऑन द फेस ऑफ इट अब ऑस्ट्रेलिया फेवरेट नहीं है इस टूर्नामेंट की। ठीक है जी, 3:43 लास्ट ओवर चल रहा है। एक ब्रेक लेते जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टेडियम में एहसान मौजूद है, एहसान से हम जानेंगे कल की जो सेरेमनी हुई उसका अहवाल क्या रहा, और आज अभी तक की कंडीशन के मुताबिक वहां पर वेदर क्या है, और ड्यू के कितने चांसेस है, क्योंकि वो वहां पर मौजूद है। उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल मैच की, जिसमें जो जीता वो फाइनल में न्यूजीलैंड को फेस करेगा। और अभी ये जो लास्ट बॉल था इस पर छक्का लग गया है। 3
53 का टारगेट दे दिया गया, 353। मसीह साहब, एक तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा ह्यूज टारगेट है, बहरहाल करने के लिए आज रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, डेफिनेटली हम बनाएंगे, 10 रन जो है वो हाईएस्ट बनाएंगे। एहसान खान नेशनल स्टेडियम में, एहसान आखिरी बॉल पे छक्का लगवा दिया आपने, 353 का टारगेट है। जरा बताइएगा क्राउड कैसा है कराची का, क्योंकि हमेशा क्राउड ही की बात की जाती है कि कराची जो है ना वो क्राउड नहीं देता। देखिए, जब से नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन शुरू हुई तो फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, और गुज़िश्ता रोज की जो ओपनिंग सेरेमनी थी, आज का मैच हो तो हाउसफुल रहा है। बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग आए हैं और उन्होंने अपनी जो मोहब्बत का इज़हार किया, क्योंकि गुज़िश्ता एक साल से नेशनल स्टेडियम कराची में कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ था, तो लोग बड़े बेताब थे कोई भी इंटरनेशनल मुकाबला देखने के लिए। तो आज मैच के आगाज से कब हम देख रहे हैं, हालांकि दोपहर के औकात में गर्मी थी, कराची में 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए थे। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि तकरीबन जो हाउसफुल हो चुका है और लोगों ने जबरदस्त अंदाज में एंजॉय किया है। अभी पहली इनिंग का इख्तिताम हो चुका है और यहाँ पर अच्छा बहुत जबरदस्त क्राउड था। जैसे कि आपने सवाल किया कि मार्जिन में देखा है कि लोग नहीं आते थे क्योंकि फैसिलिटीज नहीं थी, व्यू का बेहतर नहीं था, तो और बहुत सारे इशूज थे पार्किंग वगैरह के, तो वो तकरीबन इशूज थोड़े बहुत बेहतर हुए, सॉल्व हुए। तो हम देख रहे हैं कि फैंस वापस लौटना शुरू हुए और जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज हाउसफुल हुआ है, आज भी उतना ही है। तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैच देखते हैं। अच्छा एहसान, ये बताइएगा कि नेशनल स्टेडियम कराची में जो का मैच हो रहा है और जो साउथ अफ्रीका ने अपनी लाइनअप आज खिलाई है उसमें उन्हें 3 स्पिन बॉलर खिलाए हैं, तो ये फैक्टर बहुत ज्यादा इसमें कंसर्निंग होगा कि इसमें ड्यू की क्या सिचुएशन है। तो आप कल वहां मौजूद भी थे, तो कराची में आजकल मौसम के एतबार से क्या कहेंगे आप, क्या इम्कान है ड्यू पड़ने के आज? देखिए, ड्यू तो बिल्कुल है और गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि ड्यू अच्छा खासा पड़ रहा था, आज भी ड्यू पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से टारगेट है 352-53 का टारगेट, अच्छा खासा टारगेट है। और ड्यू फैक्टर होने के बावजूद पाकिस्तान टीम को ये रन चेज करना आसान नहीं होगा। फखर जमान हो, बाबर आजम हो या रिजवान, उनकी बैटिंग और उनके 2-3 बैटर्स का विकेट पर जमे रहना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो इस मैदान में 350 से ऊपर का चेज हमने देखा नहीं है। अगर पाकिस्तान टीम ये करती है तो बहुत बड़ा ये एक कारनामा भी हो सकता है और पाकिस्तान टीम की एक जो सलाहियत होगी, टेस्ट होगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से पहले तो एक बड़ा टारगेट है। बॉलर से कोशिश की है लेकिन उस तरीके से वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में कामयाब नहीं हुए। शाहीन हो, उसके अलावा नसीम हो या हसनैन हो, तमाम ही बॉलर्स को जो अच्छी खासी मार पड़ी है। और अब देखते हैं कि जो बैटर्स हैं, लेट्स सी, ठीक है, वो तो अभी पता चलेगा। एहसान, जरा कल की सेरेमनी के बारे में जरा बताएं ना कि नकवी साहब वहां पर मौजूद थे, जिस तरह से कज़ाफ़ी स्टेडियम का इनॉग्रेशन हुआ दोबारा से, क्या क्या फैसिलिटेशन, क्या क्या अपग्रेडेशन हुई है, फैंस के हक में कौन सी चीजें हैं? और हमने तो सुनने में ये भी आता था कि नेशनल स्टेडियम के वॉशरूम बहुत गंदे हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर तब्दील हुई हैं। पूरी एक नई बिल्डिंग जो है वो तामीर हुई है, उसमें 2 इंक्लोजर्स हैं वीवीआईपी, उसके अलावा ड्रेसिंग रूम जो है वो नए बनाए गए हैं, उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो अभी से करीब बनाए गए हैं, नया चेयरमैन बॉक्स बना है, उसके अलावा जो ग्रिल का एक बहुत बड़ा इशू था फैंस का व्यू का, उसको थोड़ा सा जो है वो बेहतर किया गया, नई लाइट्स है, पार्किंग जो है वो पार्किंग के इशू को बेहतर बनाया गया। उसके अलावा जो ग्राउंड के अंदर जो स्क्रीन थी, एफएमडी स्क्रीन, उसके ऊपर दोपहर के औकात में अगर कोई रन बन रहा है या पार्टनरशिप जुड़ रही है या बॉलर कौन है, वो दिखता तक नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी जो डिजिटल स्क्रीन थी वो लगी हुई थी, तो उनको तब्दील किया गया। तो ओवरऑल बहुत सारी फैसिलिटीज को बेहतर किया गया। अब भी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी है, कोई इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके मुकाबले बहुत अच्छी है, अब लेकिन कंपैरेटिवली बेहतर है पहले से। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह नेशनल स्टेडियम ने पाकिस्तान के मैचेस को होस्ट करना है चैंपियंस ट्रॉफी में, और अभी ये वाला मैच, फाइनल मैच में नेशनल स्टेडियम में, तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कराची वालों पर भी कि आपने हाउसफुल देना, तमाम मैचेस में हाउसफुल देना। अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई, तो अब वो भी बहाना जो है वो भी खत्म हो गया। जिस तरह से एहसान ने कहा कि पार्किंग का इशू भी काफी हद तक रिजॉल्व हो गया है, और ये सारी चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसमें मजीद जो निखार आएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।